सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 27 जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के इतिहास विषय से और जिसकी पाठ्यपुस्तक का नाम है हमारे अतीत भाग 2। आज भी हम इसमें मुगल साम्राज्य के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करेंगे। यानी आपको तो याद है ना, पिछली वर्कशीट में हमने मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में समझा था। इसी प्रशासनिक व्यवस्था में और आगे क्या चीज़ थी और कैसे वो होती थी, इसके बारे में आज हम इस वर्कशीट में समझ रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। मुगल साम्राज्य मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से होने वाला या किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। यानी उनकी आमदनी का मुख्य स्रोत ही जो किसानों की उपज होती थी, उनसे जो मिलने वाला टैक्स था वो उनकी आमदनी का मुख्य स्रोत था। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। तो देखिए कैसे होता था कि ज़्यादातर स्थानों पे क्या होता था, किसान जो है वो जो ग्रामीण के अमीर लोग होते थे, गांव के अमीर लोग होते थे, कुलीन लोग, जो कि राजा से कहीं ना कहीं उनको कोई अधिकार मिला होता था। तो यानी कि मुखिया हो गए जैसे या स्थानीय सरदार हो गए, उनके माध्यम से ही अपना राजस्व या टैक्स वो देते थे। समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वे स्थानीय ग्राम के मुखिया हों या फिर शक्तिशाली सरदार हों, मुगल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जितने भी ये ग्रामीण कुलीन या मुखिया या स्थानीय सरदार थे जो उस पूरे गांव पर अपना अधिकार रखते थे, उनसे टैक्स वसूलते थे, उनके लिए मुगल एक ही शब्द यूज़ करते थे, जमींदार। अब आपको पता चला जमींदारों की क्या भूमिका हुई कि जमींदारों के माध्यम से टैक्स किसान मुगलों को देते थे। फिर आगे हम समझेंगे कि ये जो अकबर थे, अकबर के ज़माने में उनके जो राजस्व मंत्री थे वो थे टोडरमल। इन्होंने 10 साल यानी 1570 से 1580 की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण किया। यानी उन्होंने पूरे राज्य की कितनी पैदावार होती है, उनकी कीमत या भूमि कितनी किसके पास है, उन सब का पूरा सर्वेक्षण किया। प्राप्त आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नकद के रूप में कर यानी राजस्व निश्चित कर दिया गया। उन्होंने जब ये पूरा सर्वेक्षण कर लिया तो उसके बाद प्रत्येक फसल के आधार पर भी नकद यानी कैश के रूप में ही टैक्स निश्चित कर दिया गया। प्रत्येक सूबे यानी जो प्रत्येक प्रांत होता था उसको राजस्व मंडलों में बांटा गया। यानी इस पूरे प्रांत का राजस्व इतना होगा और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। देखिए तो ये एक और नया शब्द आया, जब्त। यानी पूरे सूबे को पहले तो टैक्स वाइज अलग अलग मंडलों में बांट दिया, फिर हर फसल की भी कितना टैक्स लगेगा उस पर, उसकी एक अलग सूची बनाई। तो इस तरह से टैक्स प्राप्त करने की व्यवस्था को उन्होंने जब्त कहा। जब्त व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानी पूर्वक उनका हिसाब भी रख सकते थे। ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया। देखिए कि जब्त व्यवस्था भी उन्हीं स्थानों पर ज़्यादा चलाई गई, प्रचलित थी, जहां पर ये मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि को आराम से उसको सर्वेक्षण कर सकते थे, निरीक्षण कर सकते थे और सावधानी पूर्वक उसका हिसाब भी रख सकते थे। लेकिन ये गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया। कुछ कारण रहे होंगे, जैसे हो सकता है कि जैसे भाई बंगाल या गुजरात में भाई वो बड़ा एक राज्य था, या और भी कुछ कारण ऐसे हो सकते हैं। कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि मुगल प्रशासकों द्वारा शोषण किए जाने पर भी कि उसकी स्थिति में वे विद्रोह भी कर सकते थे। तो देखिए कई जगह तो जमींदार भी बहुत शक्तिशाली हो जाते थे और वो ऐसे इतने शक्तिशाली थे कि अगर मुगल प्रशासक उनका शोषण करते थे तो इस स्थिति में वो विद्रोह भी कर सकते थे। फिर कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान
मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह कर देते थे। और फिर कभी कभी एक ही जाति यानी एक ही समूह के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह भी कर देते थे। 17वीं शताब्दी के आखिर से ऐसे किसान विद्रोहों ने मुगल साम्राज्य के स्थायित्व को चुनौती दी और 17वीं शताब्दी के आखिर में, 17वीं शताब्दी का मतलब क्या होता है, 1600 से 1699 तक, उसके आखिर में ऐसे ही किसान विद्रोहों ने मुगल साम्राज्य के स्थायित्व को चुनौती दी। फिर यहाँ देखिए एक शाहजहां के राजकाल का एक लघु चित्र जिसमें उसके पिता के समय के भ्रष्टाचार के बारे में दिखाया गया है, किस तरह से किसान बेचारे शोषित हो रहे हैं और मुगल प्रशासनिक अधिकारी उनका शोषण कर रहे हैं, यानी उनकी स्थिति ना होने पर भी उन्हें टैक्स देने के लिए मजबूर किया जा रहा है, नहीं तो उन्हें सज़ा दी जा रही है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। तो पहला प्रश्न है कि मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन क्या था। तो बहुत आसान सा इसका उत्तर है कि मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। उसके बाद दूसरा प्रश्न, मुगल साम्राज्य में जमींदार की क्या भूमिका थी। देखिए अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों यानी कि मुखिया या फिर स्थानीय सरदार जिन्हें जमींदार कहा जाता था, उनके माध्यम से राजस्व देते थे, यानी टैक्स वो देते थे। फिर तीसरा प्रश्न, अकबर के राजस्व मंत्री का नाम क्या था। तो अकबर के राजस्व मंत्री का नाम टोडरमल था। क्या नाम था? टोडरमल। फिर इसके बाद है प्रश्न नंबर 4, जब्त शब्द से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर है कि देखिए प्रत्येक सूबे से प्रत्येक फसल की राजस्व दर के अनुसार राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था को जब्त कहा जाता है। तो ऐसे ही होता था कि हर सूबे से वहाँ पर जिनकी भी जो भी फसलें हैं और वो भी उसमें हर एक फसल के हिसाब से जो टैक्स निर्धारित किया गया था उसी के अनुसार राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। फिर पांचवा प्रश्न है कि जब्त व्यवस्था कहाँ अधिक प्रचलित थी। तो देखिए जब्त व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानी पूर्वक उनका हिसाब भी रख सकते थे। जैसे हमने ऊपर समझा भी था कि बंगाल और गुजरात में ऐसा करना संभव नहीं हो सका। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑनलाइन ही सही पढ़ते जरूर रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस को हराना है तो मास्क जरूर लगा के रखिए और हो सके जब आपके लिए अवेलेबल हो तो टीकाकरण भी जरूर कराएं, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।